गुड मॉर्निंग +2 बच्चों, कैसे हो? गुड। सो बच्चों, दिस इज अवर 13th क्लास और अब तक हमने +2 का इसमें कूलम्ब्स लॉ कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कर चुके हैं। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का नया टॉपिक और जो थर्ड टॉपिक है वो शुरू करेंगे, दैट इज गॉसिस लॉ। सो बच्चों, ये सभी क्लासेस मेरी +1 की +2 की नीट क्लासेस सारी स्टार्स को समर्पित हैं, पीएम केयर फंड को समर्पित हैं। तो आज हम अपना नया लेक्चर, नया टॉपिक शुरू करने से पहले शांति पाठ करें। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पते शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बच्चों, आई होप कि आपने कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी तरह पढ़ लिया होगा। जो भी आपके पास मटेरियल है वहां से आपने इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर ली होगी और आपने इसके ऊपर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करके देखे होंगे और एनसीईआरटी की बुक में से इसकी थ्योरी को अच्छी तरह आपने देख लिया होगा। तो ये काम आप साथ के साथ करते रहिए। तो आज हम अपना इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, दैट इज द गॉसिस लॉ, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो गॉसिस लॉ हमारे पास एक ऐसा लॉ है, जैसे हम कूलम्ब्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे, ये भी एक लॉ है जिसके कारण अगर आपके पास कोई सोर्स चार्ज है, उस सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम उस गॉसिस लॉ यूज करके व्हाट वी कैन डू, वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट चार्ज। तो इससे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड वही कैलकुलेट कर सकते हैं जिस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिमेट्रिकल है। तो थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करना क्या है एज कंपेयर टू कूलम्ब्स लॉ, वो सिंपल है। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने से पहले बाय यूजिंग गॉसिस लॉ, तो सबसे पहले हम एक टर्म डिफाइन करेंगे, व्हाट इज दैट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बच्चे, फ्लक्स का मतलब होता है एनीथिंग फ्लोइंग। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। एक्चुअली क्या है, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि हमारे पास कोई एरिया है, किसी एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स फ्लो कर रही है, तो दैट वी हैव टू, दैट इज आल्सो गिवन बाय गॉसिस लॉ एंड दैट इज डिफाइंड बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? व्हाट वी आर सेइंग कि टोटल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द एरिया, क्रॉसिंग नॉर्मल टू द सरफेस, किसी सरफेस के नॉर्मल के अलोंग जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स निकल रही हैं, उसको हमने क्या कॉल किया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉल किया है। मींस सपोज कर लीजिए आपके पास ये एक सरफेस है, दिस इज ए सरफेस, और यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस सरफेस का ये क्या है, नॉर्मल है। तो हमने वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स लेनी है जो इसके नॉर्मल के अराउंड जा रही है। तो लेट दिस एंगल इज थीटा, अगर ये एंगल थीटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में एंगल थीटा है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की वो कंपोनेंट लेने हैं जो नॉर्मल के अलोंग जा रहे हैं। तो वो कंपोनेंट क्या होगा, ई कॉस थीटा होगा।
सो अगर ये सपोज करो कि दिस सरफेस इज ds, तो इस सरफेस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी, वो क्या होगी, E cos थीटा इंटू ds। अब यहां से एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स निकल रही है, लेकिन हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम किसको कहते हैं, कौन सी इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स हम कहते हैं सरफेस के अलोंग निकल रही है, जो इसके नॉर्मल के अलोंग जा रही है, तो वो क्या होगी, दैट इज E cos थीटा इंटू ds। और वी कैन से दिस d phi e क्या होगी, दैट इज E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो बच्चों रिमेंबर कि किसी भी सरफेस का जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, जो उसका नॉर्मल होता है। तो इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E वेक्टर डॉट ds n कैप, दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ds। अगर ये हमने एक स्मॉल सरफेस ले लिया, सारी हमने टोटल सरफेस एस दिया हो, उसके अलोंग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी हो, तो व्हाट इज दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर, दिस सर्कल इज फॉर ए क्लोज सरफेस, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर फॉर दैट होल सरफेस। So from this result, here it is very clear that this electric flux is dot product of E vector और ds वेक्टर का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। As it is a dot product, so it means that it is a vector quantity। तो ये हमारे पास क्या हुई, ये वेक्टर क्वांटिटी है। सॉरी, आई एम सॉरी, it is a dot product, so it is a scalar quantity। It is the dot product of two vector quantity, E vector and ds vector। तो electric flux is a scalar quantity। Clear? So this electric flux can be किसी surface के along पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। कब ये पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी, कब जीरो होगी, आपके पास वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, थीटा के ऊपर डिपेंड कर रही है। दैट इज डिपेंडिंग कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है, इफ इट इज लेसर देन 90 डिग्री, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस के अलोंग हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर थीटा क्या है, 90 डिग्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल ऑफ द सरफेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उस समय इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि थीटा क्या होगा उस समय 90 डिग्री होगा। अगर थीटा 90 डिग्री है तो cos 90 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है, अगर थीटा 90 डिग्री हो गया, cos थीटा क्या हो जाएगा उस केस में, नेगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर? सो दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो जब कभी भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखनी है किसी सरफेस पे, हम हमेशा क्या करते हैं, उनका अलजेब्रिक सम ही देखते हैं। अब बात आती है इसके यूनिट्स की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स क्या होते हैं, वोल्ट पर मीटर, ds के यूनिट्स क्या हैं, मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट्स क्या आ जाएंगे, वोल्ट मीटर। तो यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होंगे, वोल्ट मीटर। क्लियर? और इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन पर कूलम। तो आपके पास इसके यूनिट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स के न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी हो सकता है। और क्या यूनिट्स हो सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैं एक बार डेफिनेशन फिर आपके साथ रिपीट करता हूं कि दीज आर द टोटल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग नॉर्मल टू द any surface, that is called electric flux. It is a scalar quantity. It is the dot product of strength of electric field and area vector. और याद रखिए area vector क्या होता है, area vector is always that vector, direction of area vector is always along that axis which is perpendicular to the plane in which that area vector is existing. Clear? तो
व्हाट इज दिस गॉसेस लॉ? गॉसेस लॉ क्या है? क्या कहता है ये गॉसेस लॉ? कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स enclosed in a closed surface is always equal to the 1 upon epsilon naught times the total charge contained in that closed surface if that charge is kept in vacuum or free space and units are taken in SI system. So total electric flux enclosed in a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge contained in that closed surface if that charge is kept in vacuum or free space and units are taken in SI system. Summation of I is equal to 1 to n का is QI. इसका मतलब है कि आपके पास दैट इज द टोटल चार्ज, और इसे सिंपली हम क्या लिख सकते हैं? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ, अगर कोई कंटिन्यूस चार्ज है और लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डी आई। और हम इसे क्या लिख सकते हैं? किसी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डी एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ रो डी। अगर दैट क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन ए लाइन है तो क्यू इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डी एल आ जाएगा। सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, सिग्मा डी एस आ जाएगा। और वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है तो इट विल बी रो डी बी। क्लियर? तो बच्चों आप बताइए कि अगर ये डेफिनेशन मैंने एसआई सिस्टम में लिखी है, इसको सीजीएस सिस्टम में लिखना हो तो क्या बन जाएगी ये डेफिनेशन? क्या बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर आपने एसआई सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होता है? क्या बताया था कि 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट को किससे रिप्लेस कर दीजिए? 4 पाई से रिप्लेस कर दीजिए। सो दिस इज द डेफिनेशन इन एसआई सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में अगर आपने लेना है तो हम क्या कहेंगे कि क्या बन जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट को किससे रिप्लेस कर देंगे? 4 पाई से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगी उसमें? 4 पाई समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n QI। तो सीजीएस सिस्टम में हम कहेंगे कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स enclosed in a closed surface is equal to 4 pi times the total charge contained in that closed surface if charge is kept in vacuum or free space। SI सिस्टम ही है लेकिन चार्ज कहां पे रखा है? मीडियम में रखा है। तो उस समय फाई ई क्या बन जाएगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर समेशन ऑफ I is equal to 1 to n Q R if charge is kept in some medium। मीडियम के लिए क्या आ जाएगा? relative permittivity भी आ जाएगी। this becomes epsilon naught into epsilon R। if charge is kept in medium, units are taken in CGS system, तब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बन जाएगी? 4 पाई अपॉन एप्सिलॉन R समेशन ऑफ I is equal to 1 to n QI बन जाएगी। क्लियर? So this is about the electric flux. This is about the definition of Gauss's law. Now, अगर हमने इस को प्रूव करना हो तो हाउ वी कैन प्रूव इट? बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। हम इस गॉसेस लॉ को प्रूव भी कर सकते हैं। क्या कीजिए? एक कोई भी क्लोज सरफेस ले लीजिए। सपोज दिस इज एनी। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव द गॉसेस लॉ। जो गॉसेस लॉ की डेफिनेशन है हम उसको प्रूव कर रहे हैं बाय व्हाट? बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। ये आपके पास कोई क्लोज सरफेस है। इस क्लोज सरफेस के सेंटर के ऊपर क्या हुआ है? एक चार्ज क्यू पड़ा हुआ है। क्लियर? और इस सरफेस के ऊपर हम कोई भी इस सरफेस का एक स्मॉल पार्ट ले लेते हैं ds। क्लियर? इस पॉजिटिव चार्ज के कारण
ये आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर इस सरफेस के ऊपर वो इस डायरेक्शन में है, क्लियर। और इस सरफेस का जो नॉर्मल है वो क्या है, इधर एक्ट कर रहा है, और इसके बीच में एंगल क्या है, थीटा है, क्लियर। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर दिस होल सरफेस? क्या होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर दिस होल सरफेस? इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, क्लियर। E और ds में यहां पे एंगल कितना है, थीटा है, तो दिस बिकम्स E ds cos थीटा, क्लियर। अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस से कितने डिस्टेंस के ऊपर लाई कर रहा है, इफ इट इज लाइंग एट ए डिस्टेंस ऑफ r, तो बच्चों E की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? k q बाय r स्क्वायर ds cos थीटा। हियर k क्या क्या है, कांस्टेंट है, तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ ds cos थीटा बाय r स्क्वायर। एज वी आर टेकिंग ऐसा सिस्टम k क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो दिस इज q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ ds cos थीटा बाय r स्क्वायर। तो ये ds cos थीटा बाय r स्क्वायर क्या है, देखिए मैं टर्म आपको यहीं पे डिफाइन करता हूं, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। देखिए जैसे सपोज करो एक आपके पास सिंपल आर्क होती है, आर्क अपने सेंटर के ऊपर एक एंगल डिस्क्राइब करता है थीटा, दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क l, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल r, तो क्या रिलेशन होता है इस थीटा l और r में, क्या रिलेशन होता है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू l बाय r। सिमिलरली आर्क की बजाय आपके पास कोई सरफेस हो ds, अब ये सरफेस ds अपने सेंटर के ऊपर, ये ds सरफेस है, अपने सेंटर के ऊपर क्या है, कोई एंगल डिस्क्राइब कर रहा है, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। तो वो सॉलिड एंगल d ओमेगा किसके बराबर होता है, ds बाय r स्क्वायर होता है, क्लियर। दिस इज प्लेन एंगल, दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। इसके यूनिट्स क्या होते हैं, जैसे थीटा के यूनिट्स रेडियन होते हैं, सॉलिड एंगल के यूनिट्स स्टीरेडियन होते हैं। अगर यही सॉलिड एंगल, अगर इस केस में क्या है कि इस सरफेस का जो सेंटर है और नॉर्मल है, नॉर्मल और सेंटर एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। अगर आपके पास यही सरफेस ऐसे हो लाइक दिस, और यहां पे इसका सरफेस इधर लाई कर रहा है, नॉर्मल इधर लाई कर रहा है, और इसका सेंटर लाइन ज्वाइनिंग इधर लाई कर रही है, और ये एंगल क्या है आपके पास, थीटा है। तो इस केस में हम इस सेंटर के अलोंग जो सरफेस का कंपोनेंट लेंगे वो क्या होगा, दैट विल बी ds cos थीटा। तो यहां पे जो सॉलिड एंगल होगा d ओमेगा, दैट इज इक्वल टू ds cos थीटा बाय r स्क्वायर होगा, क्लियर। सो बच्चों दिस ds cos थीटा बाय r स्क्वायर क्या है, दिस इज द सॉलिड एंगल, सो दिस इज बिकम्स q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d ओमेगा, क्लियर। नाउ फॉर एनी क्लोज सरफेस, फॉर एनी क्लोज सरफेस और एनी सरफेस, एनी स्फीयर, किसी भी स्फीयर के लिए या क्लोज सरफेस के लिए आपके पास जो सॉलिड एंगल होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सॉलिड जो एंगल है, जो टोटल सॉलिड एंगल होता है, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई होता है। फॉर एनी क्लोज सरफेस और स्फीयर द टोटल सॉलिड एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 4 पाई। सो ये आपके पास क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई, यहां पे 4 पाई कैंसल आउट हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोज इन ए क्लोज सरफेस क्या आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यही हमारी डेफिनेशन थी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोज इन ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 upon epsilon naught times the total charge contained
in that closed surface. Clear? So we have proved this definition of this Gauss's law by using Coulomb's law. क्या किया हमने? कोई भी एक क्लोज सरफेस ले लिया जिसके अंदर एक चार्ज Q पड़ा हुआ था, तो हमने क्या किया, उस सरफेस का एक स्मॉल पार्ट ले लिया ds, उसके अलोंग हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख ली वो कितनी थी, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो फिर हमने इंटीग्रेट करके क्या कर दिया, इस टोटल सरफेस S की हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख ली, वो कितनी आ गई आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, दैट बिकम्स E ds cos थीटा। जो चार्ज है उस सरफेस से कितनी डिस्टेंस के ऊपर लाई कर रहा है, r डिस्टेंस के ऊपर लाई कर रहा है, तो E की वैल्यू क्या आ गई, k क्यू बाय r स्क्वायर ds cos थीटा। SI सिस्टम ले रहे हैं तो k की वैल्यू q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो यहाँ पे हमने एक टर्म डिफाइन की है कि ds cos थीटा बाय r स्क्वायर क्या है, दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, दिस इज द एंगल मेड बाय द सरफेस एट द सेंटर। और फिर हमने क्या कह दिया कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए क्लोज सरफेस का टोटल सॉलिड एंगल जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 4 पाई, सो दैट इज इक्वल टू 4 पाई, 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो दिस बिकम्स q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आप उल्टा बाय यूजिंग गॉसिस लॉ आप ट्राई करना घर जाकर कि गॉसिस लॉ यूज करके ट्राई टू प्रूव कूलम्ब्स लॉ कर सकते हो और आप इसे प्रूव करने की कोशिश करें। तो मैंने आपको क्या कहा है कि हम गॉसिस लॉ यूज करके क्या करेंगे, कोई भी ऐसा चार्ज जिसके कारण सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन हो रही है, तो हम उसके कारण क्या कैलकुलेट करेंगे, उस चार्ज से हम बाय यूजिंग द गॉसिस लॉ हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन वो ही कैलकुलेट कर सकते हैं जिस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, सिमेट्रिकल है। Clear? So that is also known as the application of Gaussian law. तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, we will calculate the electric field intensity due to a long line of charge। अगर long line of charge है उसके कारण उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। तो अब इसमें एक इंटेलिजेंस से क्या करना पड़ेगा कि जब भी आपने गॉसिस लॉ कहीं पे भी अप्लाई करना होता है तो उस गॉसिस लॉ को अप्लाई करने के लिए अगर चार्ज ओपन में पड़ा हुआ है, क्योंकि दिस गॉसिस लॉ की डेफिनेशन है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज इन ए क्लोज सरफेस, तो सबसे पहले हमें उस चार्ज को क्या करना होता है, चार्ज को क्लोज करना होता है, उसके बाद आप गॉसिस लॉ यूज कर सकते हो। अब हमारे पास क्या है कि हमने किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट long line of charge। Suppose this is a long line of charge, ये आपके पास क्या है, long line of charge है जिसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। This is the positive charge distributed on this long line। long infinite का मतलब ये thin है और जिस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकाल रहे हैं that point is very large as compared to its thickness। तो that this is called thin or infinite। Clear? Suppose this is a point A, ये point A है at distance r के ऊपर कि जहां पे हम इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। और क्या दिया हुआ है कि इस लॉन्ग लाइन चार्ज की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, लैम्डा है। इस लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज की लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा है। अब इस पॉइंट ए के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा किसी क्लोज सरफेस पे। तो चार्ज को एनक्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस यूज कर लेंगे। अब हमने गॉसियन सरफेस जो करना है वो बड़े इंटेलिजेंस है, गॉसियन सरफेस बड़े ढंग से, जिस तरह से आपके पास वो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है उस चार्ज की, उस तरह से हम कोशिश करेंगे कि उसी शेप का गॉसियन सरफेस कंसीडर करें। अब लाइन चार्ज है, लाइन की जो शेप होती है वो सिलेंड्रिकल शेप होती है।
तो इसलिए हम यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस, इस चार्ज को एनक्लोज करने के लिए जो एक सरफेस कंसीडर करेंगे, जो एक इमेजिनरी सरफेस कंसीडर करेंगे, जिसे हम गॉसियन सरफेस भी कहते हैं, उसकी कौन सी शेप कंसीडर करेंगे? सिलेंड्रिकल शेप कंसीडर करेंगे। तो ये हमने एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया। दिस इज एन इमेजिनरी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। whose radius is L, whose radius is R, and length is जिसकी L है। क्लियर? नाउ इस लाइन चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो या तो इधर होगी या इधर होगी। क्लियर? नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर हम इस सरफेस के ऊपर छोटे छोटे स्मॉल सरफेस लेते हैं, एक हम ds ये ले लेते हैं, एक हम ds ये ले लेते हैं, एक हम ds ये ले लेते हैं, एक ds हम ये ले लेते हैं। छोटे छोटे हमें स्मॉल सरफेस कंसीडर करती है। इसे आई एम सेइंग 1, इसे 2 कह लेता हूं, इसे 3 कह लेता हूं, इसे आई एम कॉलिंग इट एज 4। तो बच्चों आप देखोगे इस ds का जो नॉर्मल होगा वो इधर होगा, इस ds का नॉर्मल वो इधर होगा, इस ds का नॉर्मल वो इधर होगा, और इस सरफेस का नॉर्मल जो है इधर होगा। क्लियर? नाउ फ्रॉम हियर इट इज वेरी क्लियर दैट कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी तो क्या इधर ही है, या तो अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस है या नेगेटिव y एक्सिस है। इट मीन दैट फ्रॉम दिस डायग्राम इट इज वेरी क्लियर दैट फॉर सरफेस 3 and 4, for the surface 3 and 4 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो अभी मैंने पीछे बताया है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और नॉर्मल के बीच में एंगल 90 डिग्री हो तो वहां पे फ्लक्स क्या होगी? 0 होगी। वहां पे कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं निकलेगी। तो ये एक बड़ा यहां से क्लियर हो गया कि आपके पास जो इसके ये वाले सरफेसेस हैं, इन सरफेसेस के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं निकल रही है। ये हमारे पास 3 और 4 जो सरफेसेस हैं, इनके अलोंग कोई भी आपके पास, ये जैसे मेरा पेन है, दिस इज द पेन, तो ये पेन के ये जो सरफेसेस हैं, ये जो सर्कुलर सरफेसेस हैं, ये जो सर्कुलर सरफेसेस हैं, यहां से कोई फ्लक्स नहीं निकल रही है, कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं निकल रही है। इस 3 और 4 से ना इधर कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है, ना कोई इधर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है। तो इट मींस दैट सिर्फ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहां से पास कर रही है? वो 1 और 2 में सरफेसेस से पास कर रही है। सिर्फ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इन कर्व्ड सरफेसेस से बाहर निकल रही है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किधर से बाहर निकल रही है? कर्व्ड सरफेस से सिर्फ बाहर निकल रही है। क्लियर? तो आपके लिए यहां पे 3 और 4 के लिए E वेक्टर डॉट ds वेक्टर तो क्या होगा? 0 होगा। सिर्फ हमने 1 और 2 के लिए E वेक्टर डॉट ds वेक्टर लगाना है। तो व्हाट इज द गॉसी लॉ? गॉसी लॉ क्या होगा? E वेक्टर डॉट ds वेक्टर दैट इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द स्टेप। दिस इज फॉर होल सरफेस। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन राइट इट एज this is E vector dot ds vector for 1 plus E vector dot ds vector for 2 plus E vector dot ds vector for 3 plus E vector dot ds vector for 4 that is equal to q by epsilon naught। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। We can write it। तो ये E वेक्टर डॉट ds वेक्टर सारे सिलेंडर के लिए है। तो ये सिलेंडर क्या है हमारे पास? याद रखना कि दिस इज एन इमेजिनरी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। क्लियर? नाउ अब देखिए, अभी मैंने बता दिया 3 और 4 के लिए E वेक्टर डॉट ds वेक्टर क्या है? 0 है। 3 और 4 के लिए E वेक्टर डॉट ds वेक्टर क्या है? 0 है। क्यों 0 है ये? क्योंकि वहां पे E और ds के बीच में एंगल कितना है?
90 डिग्री है। तो ये सिर्फ किसके लिए बन जाएगा, 1 और 2 के लिए बन जाएगा, और 1 और 2 के लिए क्या है, एक जैसा है। तो हम इसे सिंपल क्या लिख लेंगे, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर दैट इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन। अब इन दोनों के लिए 1 और 2 के लिए नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। इधर भी नॉर्मल इधर एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एक्ट कर रही है, तो इनके बीच में एंगल क्या है, 0। इधर भी नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है, 0 है। तो देयरफॉर E वेक्टर डॉट ds वेक्टर सिंपली रिटन एज E ds, रीजन बीइंग कि E वेक्टर डॉट ds वेक्टर क्या है, E ds cos थीटा। जब थीटा 0 हो जाएगा, cos 0 क्या होगा, 1, तो E ds क्या बन जाएगा, q बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ अब जो चार्ज है, चार्ज कहां पे इनक्लोज होगा, चार्ज अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ डेफिनेशन क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोज इन ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज कंटेन्ड इन दैट क्लोज सरफेस। अब इस सिलेंडर में टोटल चार्ज इंक्लोज कितना है, जितना इस लेंथ L लाइन के ऊपर चार्ज इंक्लोज होगा, जितना इस L लेंथ के ऊपर चार्ज है उतना ही चार्ज इस सिलेंड्रिकल सरफेस में इंक्लोज है। तो इस लेंथ L के ऊपर चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू लैम्डा L। क्लियर। तो ये क्या, E हमने कैलकुलेट करनी है, E वी कैन टेक इट आउटसाइड, ds इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज योर इंटीग्रेशन ऑफ ds? इंटीग्रेशन ऑफ ds मींस सरफेस एरिया ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस का हमने सरफेस एरिया लेना है। सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस का सरफेस एरिया क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई r l। तो इसकी वैल्यू अगर हम 2 पाई r l लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, E इंटू 2 पाई r l इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। L कैंसल आउट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो इसकी वैल्यू मैं पहले भी बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन, लास्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज के कारण कितनी आती है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r आती है। क्लियर। आज हमने ये ड्राइव भी कर ली, और मैंने क्या कहा था कि दिस इज आल्सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग। क्लियर। So this is the way to calculate the electric field intensity due to a charge which is having symmetrical electric field। उसके कारण हम किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो ये हमारे पास भी है। तो हमने गॉसी लॉ यूज करके हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है। तो इसमें मेजर हमारे पास 2-3 स्टेप्स हैं। पहले हमें जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो सिंपल आपने सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने उसी शेप का एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज है, लाइन इज ए सिलेंड्रिकल शेप, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कर लिया। क्यों कंसीडर किया, कि चार्ज को हमने क्लोज करना है। फिर हमने उसके ऊपर कोई भी जहां हमारे पास जहां से इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स निकल रही है, उन सभी सरफेसेस को हमने कंसीडर कर लिया, और कंसीडर करके वहां पे गॉसियन अप्लाई कर दिया। वो क्या है, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर अपॉन q बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने देख लिया कि उसके अंदर टोटल चार्ज इंक्लोज कितना है। जैसे यहाँ पे चार्ज इंक्लोज कितना आ गया, लैम्डा L आ गया। फिर हमने जो सरफेस हमने लिया है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या आ गया। जैसे यहाँ पे कर्व्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स निकल रही है, तो उस कर्व्ड सरफेस का सरफेस एरिया कितना आ गया, 2 पाई RL आ गया। तो वो हमने क्या ले लिया, ds क्या ले लिया, 2 पाई RL। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन r। क्लियर। तो यहां से बड़ा क्लियर है कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, डिस्टेंस आ रही है। देयरफॉर आप E और R के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और R के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हो, तो यू विल गेट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो याद रखो, किसी भी दो y क्या हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x हो, तो उस केस में ग्राफ की जो शेप होती है वो क्या होती है, हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है। एज हियर E is inversely proportional to R,
therefore shape of the graph will be parabolic. Clear? So this is the electric field energy due to an infinite long line of charge by using Gauss's law. Now we will calculate the electric field intensity due to a spherical shell. एक शेल के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, उसके कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो आपके पास सपोज कर लो एक स्फेरिकल शेल है, उसके ऊपर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो उस केस में क्या है, शेल के क्या हम देयर आर 3 पॉइंट्स जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहेंगे। वो 3 पॉइंट्स क्या है, एक पॉइंट उस शेल के अंदर है, एक पॉइंट क्या है उस शेल के ऊपर है, और तीसरा पॉइंट क्या है उस शेल के बाहर है। दिस इज ए स्फेरिकल शेल एंड on this spherical shell the radius of this spherical shell is let it be small r। इस शेल का जो रेडियस है वो कितना है, स्मॉल r है। इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। दिस इज द पॉजिटिव चार्ज व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन दिस शेल, और इस शेल की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, सिग्मा है। इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, कितनी है, सिग्मा। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। नाउ इन दिस केस देयर आर 3 पॉइंट्स, वन इज हियर E, this is the point E which is at a distance r prime from the center of the shell. This r prime is less than r. Another is point is B जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, and third point is C outside the shell which is at a distance capital R from the center of the shell. So these are the point A, B, C जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं by using Gauss's law. Here one point is lying inside the shell, second point is lying on the shell, and third point is lying outside the shell. So first of all, we will calculate the electric field intensity outside the shell. तो क्या है, मैंने क्या कहा है कि जिस भी पॉइंट के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, पहला पॉइंट क्या है, आपको उस अगर गॉसियन लॉ यूज करके आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, पहले आपको क्या करना होगा, उस चार्ज को एनक्लोज करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो इस पॉजिटिव चार्ज को हम क्या करेंगे, एनक्लोज करेंगे। हम पॉजिटिव चार्ज को एनक्लोज करने के लिए हम एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। यहां से बड़ा क्लियर है, हियर इलेक्ट्रिक लाइन जो सिमेट्रिकल है, इसकी शेप जो है वो स्फेरिकल है, तो हम जो गॉसियन सरफेस भी कंसीडर करेंगे वो किस तरह का लेंगे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ही हम कंसीडर करेंगे। तो ये हम एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। दिस इज ए इमेजिनरी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल R। इस रेडियस इज कैपिटल R। अब इस पॉइंट C के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए बाय यूजिंग गॉसियन लॉ यहां पे एक स्मॉल सरफेस ds ले लेते हैं। इसका नॉर्मल क्या होगा, इधर होगा, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी क्या होगी, इधर होगी। क्लियर? अब यहां पे हम क्या करेंगे, गॉसियन लॉ अप्लाई करेंगे। क्या होगा गॉसियन लॉ, व्हाट इज द गॉसियन लॉ, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले हम देख लें यहां पे E वेक्टर और ds वेक्टर में एंगल कितना है। E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, यहां पे बड़ा क्लियर है डायग्राम से, एंगल इज 0 डिग्री। सो दिस विल बी बिकम्स E ds इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हम देखें कि इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस में ये जो आपने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है, इसके अंदर चार्ज इंक्लूज कितना है। इस सारे के अंदर जो चार्ज इंक्लोज है, चार्ज जो शेल के ऊपर चार्ज है वही चार्ज इंक्लोज है। अब इस शेल के ऊपर चार्ज कितना है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। तो आपके पास इसके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी दैट इज सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्या आ जाएगी, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, E
इंटीग्रेशन ऑफ ds सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज हियर इंटीग्रेशन ऑफ ds? यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा? दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस। ये जो टोटल सरफेस एरिया लेना है, किसका लेना है? गॉसियन सरफेस का लेना है, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस का लेना है। तो ये कितना होगा? दैट इज 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। सो दिस इज सिग्मा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन। फिर 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिग्मा स्मॉल r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए charged spherical shell at any point C which is lying outside the shell at a distance capital R from the center of the shell. And it is very clear that this electric field intensity is inversely proportional to the distance. अगर यही अब हमने कहां पे निकालनी है? B पॉइंट पे निकालनी है। B पे निकालेंगे तो ये आपके पास कैपिटल R क्या बन जाएगा? स्मॉल r बन जाएगा। This capital R becomes small r. तो at point B क्या आ जाएगी आपके पास? At point B it will be small r, capital R को small r रिप्लेस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये सिग्मा स्मॉल r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ऑन द शेल। इनसाइड द शेल जाएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। ए पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है, दैट इज इनसाइड द शेल। यहां पे हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया, ये स्फेरिकल इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया। अब ये जो हमने इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है, इसके अंदर अगर हम चार्ज देखें तो कोई चार्ज इसके अंदर लाई नहीं कर रहा। एज इसके अंदर कोई चार्ज लाई नहीं कर रहा, क्यू की वैल्यू क्या है? 0 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? 0 होगी। ये मैंने वैसे कल ही आपको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी में बता दिया था कि आपके पास कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? 0 होती है। तो इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? 0। क्लियर? सो दिस इज द, बच्चों इसको अच्छी तरह रिवाइज करके आना, इसको हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सो बच्चों, हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जागृत रहिए, जागरूक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।